तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसका इंट्रोडक्शन अपन कवर कर रहे थे कि अगर ए ने बी को गुड सेल किया तो अपन ए को बोलेंगे सेलर, बी को बोलेंगे बायर। अगर अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स अगर कुछ पे करना है तो ए बी पे बिल ड्रॉ करेगा। तो ए को बोलेंगे ड्रॉवर, बी को बोलेंगे ड्रॉवी और एक्सेप्टर। बी पेयर है, वो अमाउंट पे करने वाला है, और पेई वो गिना जाएगा ए। ठीक है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल है ए के पास कि वो ड्यू डेट तक या तो बिल अपने खुद के पास रिटेन करेगा, या तो ड्यू डेट तक वो बिल अपने पास रिटेन करेगा, या तो बिल को एंडोर्स करेगा टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर्स। ओके। और या तो वो बिल डिस्काउंट करेगा विद बैंक, या तो वो बिल सेंड करेगा टू बैंक फॉर कलेक्शन अगर वो ड्यू डेट पे अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है। हमने ड्यू डेट निकालना सीखा था। तो ड्यू डेट निकालने के लिए हमने डिफरेंट केसेस कवर किया था कि अगर सपोज पीरियड तुम लोग को मंथ में बताया तो तुम लोग को डायरेक्टली मंथ में ऐड करना है और 3 दिन ग्रेस का ऐड कर दो इन डेज। अगर पीरियड डेज में बताया तो डेज में वो ऐड करो, और एक एक महीने का जो नंबर ऑफ डेज हो माइनस करते जाओ ताकि तुम लोग को ड्यू डेट आ जाए। और आफ्टर साइट अगर बिल रहेगा तो वो केस पे तुम लोग को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से जो भी टाइम पीरियड है वो स्टार्ट करना है। और अगर कुछ नहीं बोला तो तुम लोग डेट ऑफ बिल से ही वो स्टार्ट करोगे। इसके अलावा हमने रूल सीखा था कि अगर सपोज जो ड्यू डेट आ रहा है वो अगर पब्लिक हॉलीडे या संडे है, प्रैक्टिकल लाइफ में इवन संडे को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन अपने को कैलेंडर ऑब्वियसली याद करना पॉसिबल नहीं है कि कौन से डे पे संडे आ रहा है। तो इसके लिए अपने को सिर्फ पब्लिक हॉलीडे का याद करना है। तो पब्लिक हॉलीडे या संडे को अगर ड्यू डेट आएगा तो अपने को प्रीवियस वर्किंग डे लेना है। प्रीवियस वर्किंग डे एक एक दिन पीछे जाना है। और अगर सपोज ड्यू डेट वो दिन पे सडन हॉलीडे आता है, जैसे लॉकडाउन लग गया, बैंक का स्ट्राइक हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर हुआ तो वो केस में नेक्स्ट वर्किंग डे एक एक दिन पीछे पीछे जाना है। तो ड्यू डेट पोस्टपोन किया जाएगा तो नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर प्री डिटरमाइंड हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो वो केस पे एक दिन पहले, एक दिन नहीं बोल सकते, एक वर्किंग डे पहले। ठीक है। 3 पब्लिक हॉलीडे तुम लोग को याद करना है। एक है 26 जनवरी, एक है 15 अगस्त, और एक है 2 अक्टूबर। ठीक है। तो ये 3 हॉलीडेज नॉर्मली अपने को सब में दिया रहता है। अगर ये दिन पे ड्यू डेट आया तो एक दिन पहले का लेना है, यानी कि 2 अक्टूबर के लिए 1 अक्टूबर, 14 अगस्त के लिए सॉरी 15 अगस्त के लिए 14 अगस्त, और 26 जनवरी के लिए 25 जनवरी। आई थिंक मैंने बोला था कि तुम लोग को कुछ ये ड्यू डेट्स के केसेस भेजूंगा, लेकिन आई थिंक मैं भूल ही गया भेजने का। तो अभी मैं कुछ डेट्स बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करो। ठीक है। तो इतने तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, कुछ और मैं बता रहा हूँ।
ओके चलो, अभी ये कैसे, इसके लिए ड्यू डेट फाइंड करने को ट्राई करो। ये डेट ऑफ बिल, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये टाइम पीरियड, तो दोनों को ड्यू डेट फाइंड करना है। ठीक है, हर एक का ड्यू डेट फाइंड करो और जो भी आंसर आएगा वो चैट बॉक्स में डालते जाओ। ठीक है, फाइनली अपन आंसर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। चलो आंसर डिस्कस करते हैं। 12 जून, 15 जून, 2 महीना। तो जून है तो जुलाई 12, 1 महीना, और अगस्त 12, 2 महीना। ठीक है, जून तो जुलाई एंड अगस्त, और 12 प्लस 3 ग्रेस डेज, तो 13, 14, 15, 15 ऑफ अगस्त पब्लिक हॉलीडे, तो अपने को लेना पड़ेगा 14 अगस्त। 14। 14 अगस्त। ये सभी का राइट हुआ, श्रुति का राइट है, इसका भी राइट है, निकुंज का, वैष्णवी राइट हुआ। ओके चलो नेक्स्ट। 15 जुलाई, 16 जुलाई, 90 डेज। इस पे 15 जुलाई, ठीक है, प्लस 90 डेज, तो टोटल 93 डेज है, ऐड कर लेते हैं। तो जुलाई में 108 नहीं रहते हैं, तो जुलाई के 31 डेज माइनस कर दो, तो अपने को मिलेंगे 77 अगस्त। अगस्त पे भी 77 डेज नहीं रहते, तो अगस्त के 31 माइनस करो, तो 46 सितंबर। सितंबर में भी 46 नहीं रहता है, तो सितंबर का 30 माइनस करो, तो 16 अक्टूबर। अक्टूबर में 16 रहता है, तो 16 अक्टूबर ड्यू डेट आएगा। वैष्णवी का राइट है, 1 अक्टूबर श्रुति का आया था, निकुंज का ये फाइंड नहीं किया था। ओके ये समझा क्या लेकिन सभी को अभी, एवरीवन? हाँ सर। तो ये वैसे ये टेक्निक बहुत सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पे ये एक्सेल में थोड़ा सा अजीब दिखता है, लेकिन तुम जब नोटबुक में लिखोगे ना, तो 15/7, तो 15 में 93 ऐड करो, तो 108/7, उसमें से 31 माइनस करो तो अगस्त आएगा, 9 माइनस करो तो सितंबर आएगा। वैसे तो एक एक महीने का जो नंबर ऑफ डेज हो माइनस करते जाने का, जब तक वो पर्टिकुलर मंथ में वो डेज नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक तुमको माइनस करते रहना है। 18 जनवरी, 18 जनवरी 1 मंथ, तो 18 जनवरी से 1 मंथ यानी कि 18 फरवरी, 18 फरवरी और 3 डेज 21। 19, 20, 21, तो 21 फरवरी ड्यू डेट आएगा। ये राइट हुआ सबका? ओके अभी 18 जनवरी, 18 जनवरी 30 डेज। अब ये 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज ऐसे नहीं करने का, डेज रहेगा तो कंपलसरी डेज में वर्किंग करना है। तो 18 जनवरी, ठीक है, प्लस 30 डेज, 30 यानी कि 3 ग्रेस डेज मिला के 33 डेज ऐड करेंगे, तो 18 + 33, 51 जनवरी।
जनवरी में 51 डेज नहीं रहते, जनवरी में 31 डेज ही रहते। ठीक है, तो 31 माइनस कर दो, तो 51 माइनस 31 20 फरवरी। तो 20 फरवरी, फरवरी में 20 डेज रहते हैं, तो ये आएगा ड्यू डेट। ऑलरेडी 3 डेज पहले ही मैंने ऐड कर लिया था, 30 के जगह पे 33 लिया था, तो वापस इस पे 3 ऐड नहीं करना है। ठीक है, 20 फरवरी। राइट हुआ क्या? अनम्यूट करके यस बोलो सर, ना। यस सर। ओके, वैष्णवी, श्रुति, रॉन्ग हुआ सर। रॉन्ग हुआ। ओके, हम्म, अभी क्या गड़बड़ हुआ समझा लेकिन? सर वो जान में वो लोग 18 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मैंने वो 18 डेज माइनस करके किया है सब में ऐसा। ओके, 31 ने लिया था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें सिंपल यही टेक्निक फॉलो करने का, जहां से तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, वहां पे नंबर ऑफ डेज ऐड करने का, और वो मंथ के मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जो रहते हैं ना, 31 या 30 या 28 जो भी है, वो ही तुम लोग को माइनस करना है। 18 या 15 जो भी रहेगा वो कभी माइनस नहीं करना है। ठीक है? हाँ ओके, सिमिलरली 15 जनवरी 18 जनवरी 15 डेज है, तो अगर 15 जनवरी है, 15/1 और 15 डेज है, 15 डेज यानी कि 3 ग्रेस डेज मिला के 18 दिन ऐड होगा। ठीक है, तो 15 प्लस 18 33 जनवरी। जनवरी में 31 डेज ही रहते हैं, तो 31 जनवरी का माइनस कर दो, तो 33 माइनस 31 यानी कि 2 फरवरी, ये आएगा ड्यू डेट। राइट हुआ? किसी का भी नहीं हुआ? सर, वही मिस्टेक है सब में मेरा। ओके, निकुंज तेरा क्या गड़बड़ हुआ? आया ही नहीं सिक्स्थ वाला। नहीं नहीं, फिफ्थ 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 राइट है सर मेरा, राइट 2 है। फरवरी। ओके, चलो सिक्स्थ। 15 जनवरी 18 जनवरी 15 डेज आफ्टर साइट। आफ्टर साइट बोला तो 15 जनवरी से स्टार्ट करोगे या 18 जनवरी से? 18 जनवरी से ही किया सर। 18 से स्टार्ट होगा, परफेक्ट है। तो 18 जनवरी 15 दिन है, तो 15 प्लस 3 18 दिन ऐड होगा, तो 18 प्लस 18 36 जनवरी। जनवरी में 36 डेज नहीं रहते, तो 31 रहते हैं ना, तो 5 फरवरी प्लस 3 8 फरवरी आएगा ना सर। नहीं, 18 लिया ना मैंने, 15 प्लस 3 मैंने 3 डेज पहले ही ऐड कर दिया, 15 प्लस 3 18 ही डायरेक्ट ऐड किए, तो अभी वापस 3 ऐड मत करना। और तारीख क्या है सर? 5 फरवरी। राइट आया सर। राइट है। Okay. तो तेरा क्या इसमें मिस्टेक हो रहा था निकुंज? सर मैं मैसेज किया होगी आपको, चेक करो ना एक बार मैंने क्या भेजा था। हाँ, मैं इधर लिखा नहीं, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर करके भेजा था। 6 वाले का 5 फरवरी बराबर है। बराबर लिखा ना? नहीं, बराबर है। मैं इधर रफ में किया और डायरेक्ट आंसर आपको लिखा, हाँ हाँ, इसलिए। बराबर है। श्रुति का भी बराबर है, 5 फरवरी। ओके, नेक्स्ट वन। 12 अगस्त 15 अगस्त 45 डेज आफ्टर साइट, तो ये स्टार्ट होगा 15 अगस्त से। अब ये 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, तो क्या करोगे? 14 पकड़ेंगे। 14 पकड़ोगे? ये सिर्फ ड्यू डेट के लिए करने का, एक्सेप्टेंस कभी भी हो सकता है। अगर पब्लिक हॉलीडे को काम करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे को आया ना, तो पहले का दिन पकड़ने का। तो यहाँ पे 15 अगस्त से ही स्टार्ट होगा 45 डेज। तो पकड़ सकते हैं ना 15। ले सकते। एक्सेप्टेंस जो रहेगा ना, वो पब्लिक हॉलीडे रहेगा, चलेगा। ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे आया ना, तो एक दिन पहले का लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 15 अगस्त से ही स्टार्ट करेंगे, 45 डेज है, तो 45 प्लस 3 48 डेज ऐड करेंगे, तो 15 अगस्त 15 अगस्त
48 डेज ऐड करना है, तो 15 + 48 63 अगस्त। अगस्त पे 63 डेज नहीं रहते, तो अगस्त के 31 माइनस कर दो, मंथ 3 चेंज अक्टूबर हो आएगा। जाएगा। यस, 32 सितंबर। सितंबर में 32 डेज नहीं रहते, 30 डेज ही रहते, तो 30 माइनस कर दो, माइनस करना था। 2 बचेगा, तो तो अक्टूबर में 2 दिन होते अक्टूबर हैं, सेकेंड लेकिन 2 अक्टूबर अक्टूबर हॉलीडे है ना, एक पब्लिक लेंगे हॉलीडे, फिर। तो अपने को 1 अक्टूबर लेना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। 2 अक्टूबर आ रहा है, 2 अक्टूबर पब्लिक हॉलीडेज के लिए 1 अक्टूबर अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या सीखा कि अगर एक्सेप्टेंस का डेट अगर पब्लिक हॉलीडे है तो वो चलता है, वो दिन से ले सकते हो। ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो एक दिन पहले का लेना। ओके, 27 जनवरी 30 डेज, तो 27 जनवरी 30 यानी कि 33 डेज ऐड करेंगे ग्रेस मिला के, तो 60 जनवरी। जनवरी में 31 डेज ही रहते, तो जनवरी का 31 माइनस कर दो, तो 29 फरवरी, ठीक है। अब फरवरी में 29 डेज रहते हैं, ये लीप ईयर है 2020, तो वैसे 28 रहते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज रहता है, तो 29 फरवरी वो आएगा अपना ड्यू डेट। फरवरी, पता चला सभी को? हाँ सर। ये एमसीक्यूज में ये कॉमन क्वेश्चन है ये चैप्टर से, कि वो लोग डेट ऑफ डील या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देके बोलेंगे ड्यू डेट निकाल। ये कॉमन क्वेश्चन है एमसीक्यू में। चलो आगे बढ़े ना, ये हो गया ना लिख के? हाँ। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे अपन जाते हैं कि इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्रीज क्या क्या आता है। मैं दोनों को ट्रांजैक्शन बताते जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग मुझे एंट्रीज में हेल्प करना, ठीक है। तो दो पार्टीज लेते हैं, एक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए और इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। ओके, तो अभी ए और बी के बुक में अपन जर्नल लिख रहे हैं। मैं ट्रांजैक्शन बताऊंगा और उसका एंट्री तुम लोग को मुझे बताना है। पहला ट्रांजैक्शन मिस्टर ए सोल्ड गुड्स
to Mr. B worth rupees 15,000 on 3 months credit. ओके, तो ए ने बी को सेल किया 15,000 का, 3 मंथ्स के क्रेडिट पे सेल किया। तो ए क्या एंट्री लिखेगा, बी क्या लिखेगा, ये तुम लोग को बताना है। पहले ए का एंट्री बताओ। इन द बुक्स ऑफ ए एंट्री क्या आएगा? ए ने बी को सेल किया गुड्स वर्थ रुपीज 15,000। बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। ओके, यहाँ पे अभी तक बिल ड्रॉ नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन है कि ए ने बी को गुड्स सेल किया है। तो गुड्स सेल करने के लिए एंट्री क्या आएगा? वो जो एंट्री बताओ राइट है, लेकिन वो बिल ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे तो बिल ड्रॉ नहीं हुआ है, ए ने सिर्फ बी को गुड्स सेल किया। Bills receivable to B's account. बिल्स रिसेबल टू बी, अगेन यहाँ पे बिल ड्रॉ हुआ नहीं है अभी तक, सिर्फ ट्रांजैक्शन क्या बोला है कि ए ने बी को गुड सेल किया। तो ए जब बी को गुड सेल करेगा तो ए एंट्री क्या लिखेगा और बी एंट्री क्या लिखेगा, सिर्फ तुमों को ये सोचना है। बिल अभी तक पिक्चर में आया ही नहीं। ए अकाउंट डेबिट purchase टू और- सेल्स, Purchase बी और अकाउंट sales डेबिट का टू entry होगा सेल्स। ना? ए यस, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 15,000 का एंट्री आएगा। ठीक है, और वही एंट्री बी क्या लिखेगा? Purchases Purchase to A. A's account. परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट, 15,000। अब ये एंट्री देख के मुझे बताओ, बी वो डेटर बन रहा है कि क्रेडिटर बन रहा है? बी का अकाउंट डेबिट किया है, तो बी डेटर बन रहा है कि क्रेडिटर बन रहा है? डेटर बन रहा है। डेटर, डेटर यानी कि असेट डेबिट बैलेंस, तो बी का नाम डेटर्स के लिस्ट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो बी डेटर है, और ए वो बन जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, बी डेटर है और ए क्रेडिटर है। देखो ए का नाम यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट यानी कि वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स के लिस्ट में जाएगा। ओके, अभी सेकंड, ऑन द सेम डे मिस्टर ए draws a bill on Mr. B which he accepted for 3 months. तो ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए। तो अभी वापस ए क्या एंट्री लिखेगा, बी क्या लिखेगा? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी आएगा। बराबर, बिल्स रिसेबल टू ड्रॉवी। यहाँ पे ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवर कौन है? ए ड्रॉवर है और बी ड्रॉवी है। परफेक्ट। तो बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, ये ड्रॉवी है। ठीक है, 15,000 का बिल यहाँ पे इसने ड्रॉ किया, और ये क्या लिखेगा? A's account debit to Bill's payable. ओके, अभी ये दो एंट्रीज देख के मुझे बताओ कि बी का अकाउंट क्लोज हो गया कि अभी भी ओपन है? बी का अकाउंट बी का अकाउंट क्लोज हो रहा है कि अभी भी ओपन है?
देखो पहले क्लोज हो गया। ओपन ही क्लोज हो गया। कैसे क्लोज हुआ देखो, सर, बी का क्लोज अकाउंट हुआ यहाँ पे क्या? डेबिट था 15,000, यहाँ पे क्रेडिट है 15,000, तो जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, यानी कि अकाउंट में बैलेंस रहेगा ही नहीं, अकाउंट क्लोज हो गए। ठीक है, यहाँ पे सेम वे ए का अकाउंट देखो, यहाँ पे क्रेडिट है 15,000, यहाँ पे डेबिट है 15,000, तो क्रेडिट और डेबिट सेम अमाउंट से है, ए का अकाउंट भी क्लोज हो गया। तभी बी के लिए जो पैसा देना है वो ए को नहीं देना है, वो बिल्स पेएबल को देना है। और ए के लिए जो पैसा मिलने वाला है वो बी से नहीं मिलने वाला है, वो बिल्स रिसीवेबल से मिलने वाला है। तभी असेट बी नहीं है, असेट है बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे लाइबिलिटी ए नहीं है, लाइबिलिटी अभी है बिल्स पेएबल। अभी डेटर क्रेडिटर का रिलेशन कैंसिल हो गया, अभी वो लोग का रिलेशन हो गया बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल का, यानी कि ड्रॉवर ड्रॉवी का। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट। ए के पास 3 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है। पहला, इफ मिस्टर ए रिटेन्स बिल टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक मिस्टर ए ने बिल अपने पास ही रखा। ठीक है, तो ए ये केस में नो एंट्री पास करेगा, बिल मेरे पास ही है। अगर मैं मेरे पास ही रखूंगा तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, एंट्री नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बिल एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी, अगर सी को बिल एंडोर्स कर दिया तो मैं एंट्री क्या लिखूं? बोलो। ए के पास बिल था, वो बिल उसे सी को दे दिया, सी को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या आएगा एंट्री? सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यस, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 12th में ना एंट्रीज नॉर्मली फैकल्टीज बाय हार्ट करवाते। ठीक है, तो वो एंट्री अगर भूल गए तो तुम लोग एंट्री लिख ही नहीं पाते। ऐसा यहाँ पे करो मत, एंट्री का अंडरस्टैंडिंग लेवल लेके आओ कि एंट्री में डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मिस्टर सी रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, और बिल्स रिसीवेबल वो रियर अकाउंट है, तो वो गोज आउट है। मेरे पास से बिल जा रहा है, किसको मैं दे रहा हूँ? तो सी को दे रहा हूँ, तो सी इज रिसीवर, इसके लिए वो डेबिट हो रहा है, और बिल गोज आउट है तो वो क्रेडिट हो रहा है। 15,000 रुपया बिल का अमाउंट था। इतना समझा सभी को? यस सर। ओके, तीसरा ऑप्शन, बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक फॉर डिस्काउंट ऑफ रुपीज। मैं जस्ट अमाउंट खुद ही बता रहता हूँ, ये बाकी सबने अपने को वो अमाउंट फाइंड करना रहेगा, या फिर मैं खुद ही बता रहता हूँ। 500 रुपीज, तो बिल डिस्काउंट करवा रहे विद बैंक, 500 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक चार्ज कर रहे। बोलो एंट्री क्या आएगा? बैंक क्या करेगा? 15,000 का बिल है, उससे 500 रुपया माइनस करेगा डिस्काउंट का, और 14,500 रुपीज ए को उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो ए ये केस पे क्या एंट्री लिखना चाहिए?
सर नहीं मालूम। बैंक Entry अकाउंट first, डेबिट, हाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बराबर। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? 14,500। 14,500। जो 500 रुपीज बैंक डिस्काउंट माइनस कर रहा है वो अपने लिए एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है तो डेबिट ही तो होगा। डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500। और बिल कितने का गोज आउट है? 15,000 का। 15,000। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000 का बिल गोज आउट है, रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक पे पैसा आ रहा है तो बैंक इज रिसीवर, ठीक है, और डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, लास्ट ऑप्शन डी। बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर बिल बैंक को सेंड किया फॉर कलेक्शन, किसी को एंट्री याद है ये? चलो नहीं बता तो, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखो मेरे पास से बिल जा रहा है 15,000, ठीक है, तो मैंने वो बिल बैंक को दिया है, लेकिन बैंक को परमानेंटली नहीं दे दिया है कि चलो मैंने वो उसके सामने पैसा बैंक से ले लिया, अभी बैंक देखेगा और बी देखेगा, ऐसे नहीं। तो मैंने सिर्फ बैंक को काम दिया है कि तू जा बी के पास ड्यू डेट पे पैसा कलेक्ट कर और मेरे अकाउंट में डाल दे, ठीक है। तो ऐसे कैसे बिल्स रिसीवेबल ये क्रेडिट में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास से बिल मैं बैंक को दे रहा हूँ तो मेरे पास से बिल जा रहा है। अब मुझे सामने कुछ पैसा अभी नहीं मिल रहा है, तो मैं एक टेम्पररी अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये टेम्पररी अकाउंट है, आगे चल के ये अकाउंट को अपन क्लोज कर देंगे। यहाँ पे पहले डेबिट है, आगे चल के अपन इसे क्रेडिट करेंगे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये टेम्पररी अकाउंट मैंने बनाया है जिसका कोई नेचर नहीं है, ना ये रियल अकाउंट है, ना पर्सनल अकाउंट है, ना नॉमिनल अकाउंट है। ऐसा टेम्पररी अकाउंट करके एक कैटेगरी रहता है जो अपन कुछ एंट्रीज में, कुछ चैप्टर्स में अपन बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेम वे बैंक फॉर कलेक्शन ये टेम्पररी अकाउंट हमने बनाया है डबल एंट्री का रूल फॉलो करने के लिए कि बिल जा रहा है, डेबिट में कुछ नहीं है क्योंकि अब भी कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, तो डेबिट क्या करे, तो टेम्पररी अभी बैंक फॉर कलेक्शन करके एक अकाउंट बना दो, उस पर डाल दो, बाद में वो अकाउंट को क्लोज कर देगा, ठीक है, जब भी पैसा मिल जाएगा तभी। तो ये होता है एंट्री फॉर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ऐसे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है विथ मिस्टर है। अब ऑब्वियसली चारों ऑप्शन एक साथ नहीं पॉसिबल है। अगर उसे बिल रिटेन किया तो वो एंडोज नहीं कर पाएगा, डिस्काउंट नहीं कर पाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज नहीं पाएगा। तो 4 में से कोई तो एक ऑप्शन मिस्टर ए वहां पे परफॉर्म करेगा, तो वही ऑप्शन का दोनों का एंट्री पास करना है, ठीक है। अब ये चारों केस पे मुझे बताओ बी पैसा किसको देने वाला है, ए को या बिल्स पेएबल को? बी के लिए जो पैसा देना है वो किसको देना है, ए को देना है, ए का अकाउंट अगर ओपन रहेगा तो, या तो बिल्स पेएबल के नाम पे देना है? किसको देना है, ए को या बिल्स पेएबल को? बिल्स पेबल। बिल्स पेएबल को, क्योंकि ए का अकाउंट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ये तो बंद हो गया है ना, पहले क्रेडिट था अभी डेबिट हुआ, तो वो अकाउंट तो बंद हो गया है। तो अभी जो मुझे पैसा देना है, अगर मैं मिस्टर बी हूं तो मुझे पैसा देना है फॉर बिल्स पेएबल। तो पहले वाले केस में ए खुद आएगा पैसा मांगने के लिए बिल के साथ। अगर ए अकेला आया, बिल लेके नहीं आया, तो मैं पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बिल के ऊपर लिखवाने वाला हूँ कि 15,000 रिसीव्ड, बिल इज कैंसल्ड। ये वहां पे मुझे लिखवाना है बिल के ऊपर, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है जो मैंने साइन किया, ठीक है। तो जब तक वो बिल लेके नहीं आएगा मिस्टर ए, तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। दूसरे केस में ए नहीं आएगा बिल लेके आएगा सी। तीसरे वाले केस पे अगेन ए नहीं आएगा, ए के जगह पे आएगा बैंक, क्योंकि बैंक के लिए वो बिल खरीद लिया, अभी बिल बैंक के पास है, तो वो बिल लेके आएगा और अपने को 15,000 देना है। और लास्ट केस पे अगेन बैंक आएगा, भले बिल ए के नाम पे ही है,
बैंक ने खरीदा नहीं है, लेकिन बिल लेके कलेक्ट करने को जो बंदा आएगा वो बैंक से आएगा। ठीक है, तो अपन बिल देखेंगे, पैसा देंगे और उसका साइन लेंगे। तो ये चारों केस में इसको तो बिल्स पेबल को पैसा देना है, तो वो बिल ए के पास रखे या फिर वो एंडोर्स करे सी को, या तो वो डिस्काउंट करे या तो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेंड करे। इन ऑल 4 केसेस बी के बुक में नो एंट्री आएगा, क्योंकि उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि बिल वो अपने पास रखता है या किसी और को देता है। जो भी बिल लेके आने वाला है उसको 15,000 अपने को देना है। पॉइंट समझा सभी को एवरीवन? यस सर। तो हर एक केस में यहाँ पे आएगा नो एंट्री। ठीक है, कोई भी केस हो नो एंट्री आने वाला है, चाहे वो रिटेन करे, एंडोर्स करे, डिस्काउंट करे या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजे, हर एक केस में नो एंट्री आएगा। ठीक है, ओके चलो अभी नेक्स्ट, ये चारों केस में पॉसिबिलिटी क्या है? या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल डिसऑनर होगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो इन ऑल केसेस अगर बिल ऑनर हुआ, ऑनर ऑफ बिल, bill is honored by Mr. B. बी ने अगर पैसा दे दिया तो अपन बोलेंगे कि बिल ऑनर हुआ। ठीक है, अपन इसे बोलेंगे कि बिल ऑनर हुआ। तो ऑनर हुआ तो ये 4 केस के हिसाब से उसका एंट्री डिपेंड है कि बिल उसके पास है, सी के पास है, बैंक के पास है या बैंक फॉर कलेक्शन के पास है, उसके ऊपर डिपेंड है कि एंट्री क्या आएगा। तो 4 केसेस अगेन वापस आएंगे और चारों केसेस में अपने को एंट्री सोचना है। पहला, अगर बिल रिटर्न किया रहेगा तो मुझे बताओ बिल का पैसा किसको मिलेगा, ए को खुद को या किसी और को? ए को अगर मिलेगा। बिल रिटर्न किया यानी कि बिल अभी भी ए के पास है, तो बिल का पैसा ए को ही मिलेगा। एवरीवन आ रहे क्या समझ में? हाँ। हाँ सर। तो वो एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। वो एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल। परफेक्ट। उसको जो पैसा मिला वो बी से मिला ऐसा वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि मुझे पैसा ये बिल से मिला। ठीक है, तो बी हो या सी हो या डी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बिल था, वो बिल के सामने उसको पैसा मिला है। तो बैंक डेबिट पैसा आ रहा है और बिल अभी कैंसिल करना पड़ेगा, बिल गोज आउट होगा क्योंकि वो अभी कैंसिल हो जाएगा। वो उसके ऊपर लिख देगा कि बिल इज कैंसल्ड, अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी, और वो साइन करेगा, खत्म। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बिल गोज आउट है, इसके लिए वो क्रेडिट होगा और बैंक पे पैसा आ जाएगा 15,000। अब बताओ अगर उसे बिल एंडोर्स किया रहेगा सी को, तो बिल का पैसा कौन रिसीव करेगा, ए या सी? सी। सी। अगर सी पैसा रिसीव करेगा तो पैसा पे कौन कर रहा है, किससे बी। मिलेगा पैसा? रिसीव कर रहा है। बी से ही मिल रहा है ना पैसा। पैसा देने वाला हाँ। कौन है, बी। रिसीव करने वो वाला तो ए कौन को है, ना, सी। ए को हाँ, पैसा बी देने वाला है ना। एक, अरे वो तो स्टार्टिंग में अभी बिल एंडोर्स किया है ना, बिल अपने अपन सी को दे दिया है ना। तो ड्यू अच्छा। डेट पे बिल लेके कौन जाएगा, बी के सी पास? सी 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 जाएगा। तो पैसा देगा कौन,
सी बी देगा देगा कौन? ना, बी 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 बी। और रिसीव कौन करेगा? सी। सी। तो ए का यहाँ पे कोई रोल है क्या? नहीं। अगर मेरे पास बिल ही नहीं है तो मैं पैसा कहाँ से रिसीव करने वाला हूँ? मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे पैसा लेना था बी से, ठीक है। वो जो बिल था, वो बिल मुझे सी को पैसा देना था, तो मैंने वो बिल उसको दे दिया, बोला कि जा तू बी के पास और उससे पैसा कलेक्ट कर ले। तो वो दोनों ने आपस में कैश एक्सचेंज किया। मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो मेरे बुक में ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो नो एंट्री। नो एंट्री सिंस बी विल पे टू सी। ठीक है, बी सी को पे करेगा, ए को कुछ मिलने वाला है ही नहीं, तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। इतना समझा एवरीवन? यस सर। ओके। अब थर्ड केस पे क्या हुआ था कि पहले बिल मेरे पास था, मैं मिस्टर ए हूँ, मुझे पैसे की जरूरत आ गई, मैंने वो बिल को डिस्काउंट करवा दिया विद बैंक। यानी कि मैंने क्या किया, बिल को बेच दिया बैंक को, डिस्काउंट पे मैंने बेच दिया बिल। तभी ड्यू डेट पे मैं जाऊंगा बी के पास या बैंक जाएगा बी के पास? बैंक जाएगा। बैंक जाएगा। ठीक है, तो ए को कुछ मिलेगा क्या? पैसा नहीं। कौन रिसीव करेगा? बैंक के रिसीव करेगा ना। हाँ। ठीक है, तो मुझे कुछ मिलने ही नहीं वाला है, तो मेरे बुक में नो एंट्री सिंस बैंक विल रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी। बैंक मिस्टर बी से रिसीव करेगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक और बी है। ठीक है, मैं इस पे है हो ही नहीं, ए का नाम ही नहीं है इसमें, तो ए के बुक में नो एंट्री, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पैसा उसको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, उसने तो पहले ही पैसा रिसीव कर लिया बैंक से। एक बार मैंने कोई गुड्स बेच दिया, बाद में वो गुड्स को आगे क्या करता है वो उसका प्रॉब्लम है, वो देखेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लास्ट वन। अगर मैंने बिल बैंक को दिया था कलेक्शन पर्पस के लिए और वो बिल ऑनर हो गया, ठीक है, तो हुआ ऐसा कि ड्यू डेट से पहले मुझे कहीं पे बाहर गाँव जाना था, तो मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बैंक को बिल दिया, पैसा लिया नहीं है एडवांस वगैरह। अगर पैसा एडवांस ले लिया तो डिस्काउंटिंग हो जाता है। मैंने बैंक से पैसा वगैरह कुछ एडवांस लिया नहीं है, उसको सिर्फ बोला कि ये बिल रख, ड्यू डेट पे जा बी के पास, उससे पैसा कलेक्ट कर और मेरे अकाउंट में पैसा डाल दे। ठीक है, तो ये सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है। तो ऐसे केस में अगर ड्यू डेट पे मैंने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल भेजा था, तो मैंने एंट्री लिखा था बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर ये पैसा बैंक ने रिसीव किया और मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो अभी मैं क्या एंट्री लिखूं? पैसा आ रहा है क्या? ए के अकाउंट में आ रहा है क्या? नहीं। बैंक को पैसा कलेक्ट करेगा तो क्या करेगा उसका? किसको ए देगा? के अकाउंट में डालेगा। ए के अकाउंट में डालेगा ना, तो बैंक पे पैसा आ रहा है ना, बराबर है कि नहीं? ए के अकाउंट में हाँ। पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा मैं बिल्स रिसीवेबल के सामने लिखूं या बैंक फॉर कलेक्शन के सामने लिखूं? बैंक फॉर कलेक्शन के लिए ये एंट्री लिखा था मैंने, बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। तो अभी मैं वापस टू बिल्स रिसीवेबल लिखूं या बैंक फॉर कलेक्शन लिखूं? बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि अभी वो अकाउंट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा ना। तो ये 15,000 का मैं एंट्री लिख दूंगा। इससे होगा क्या, बैंक फॉर कलेक्शन पहले डेबिट था, अभी बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया, वो अकाउंट अभी क्लोज हो गया। बिल्स रिसीवेबल ये वाले एंट्री में डेबिट था, ये वाले एंट्री में बैंक फॉर कलेक्शन वाले एंट्री में ये क्रेडिट हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल भी क्लोज हो गया। मिस्टर बी यहाँ पे डेबिट था, मिस्टर बी यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो वो भी अकाउंट क्लोज हो गया। एक बार सब पैसा आ गया तो बी से भी कोई रिलेशन नहीं है, बिल्स रिसीवेबल से भी कोई रिलेशन नहीं है, और बैंक फॉर कलेक्शन से भी रिलेशन नहीं है, सब रिलेशन टूट गए।
क्लियर है क्या ये सभी को? 4 एंट्रीज, ऑनर का क्या लिखना है? यस सर। ओके, इसका मैं एक समरी लिख के रखता हूँ। फॉर ऑनर ऑफ बिल, बिल अगर ऑनर होगा तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट, और नो एंट्री, और नो एंट्री, और बैंक नहीं जाने दो, ये ऊपर 4 एंट्रीज ही अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। ओके, अब ये चारों केस में मुझे बताओ, अगर बी पैसा दे रहा है तो वो कोई एक बंदे को दे रहा है कि बिल के लिए पैसा दे रहा है? वो क्या बोलेगा? मैंने ए को दिया, सी को दिया, वो क्या बोलेगा कि मैंने बिल्स पेबल को पैसा दिया? बिल्स उसके लिए जो पेबल को लायबिलिटी है वो तो बिल्स पेबल ही है ना, ठीक है? तो बिल्स पेबल के लिए पैसा दे रहा है तो वो एंट्री लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। उसके पास से पैसा जा रहा है, वो 15,000 रुपया पे करेगा। हर एक केस में उसका एंट्री सेम ही रहेगा, ठीक है? हर एक केस में यही एंट्री आने वाला है। चाहे वो सी पैसा लेने को आएगा तो भी वो बिल्स पेबल के लिए पैसा दे रहा है, अगर बैंक लेने को आया तो भी बिल्स पेबल के लिए पैसा दे रहा है, अगेन बैंक आया फॉर कलेक्शन तो भी वो बिल्स पेबल के लिए पैसा दे रहा है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए खुद आ रहा है या सी आ रहा है या तो बैंक आ रहा है। हर एक केस में वो जो पैसा पे कर रहा है वो बिल देखने के बाद ही पे करेगा, बिल के ऊपर साइन करवा के ही वो अमाउंट पे करेगा। उसको अपना सेफ्टी चाहिए कि मैंने पैसा दिया है, तो उसका लीगल प्रूफ उसके पास रहना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो वो हर एक केस में बिल्स पेबल टू बैंक यही एंट्री लिखेगा, irrespective of whether A is receiving the money or C is receiving the money or bank is receiving the money, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट वन। अब ये अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ बिल if bill is dishonored, dishonored यानी क्या? मिस्टर बी did not pay the amount, ठीक है, वो अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो ये कैसे बिल डिसऑनर होगा? तो अगेन 4 केसेस में अपने को एंट्रीज पास करना है। चार केसेस में अपने को एंट्री पास करना है। ये 4 केसेस अगेन वही कि अगर बिल ए ने रिटेन किया था और वो डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या आएगा? बिल अगर एंडोस किया था तो एंट्री क्या आएगा? डिस्काउंट किया था तो एंट्री क्या आएगा? और बैंक फॉर कलेक्शन है तो एंट्री क्या आएगा? ये हर एक केस में हम लोग को एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। वो पॉइंट ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। एज्यूम करते हैं 500 रुपीज है नोटिंग चार्जेस। अब ये बेसिकली नोटिंग चार्जेस क्या है? तो जब ये बिल डिसऑनर होता है ना, ठीक है, सपोज ए के पास बिल था, वो ड्यू डेट पे बी के पास गया, उसे डोरबेल बजाया, सुबह सुबह गया वो, बी को बिल बताया कि देख आज का ड्यू डेट है, तूने साइन किया, एक्सेप्ट किया है, अभी 15,000 रुपया दे दे। बी बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह होता है, कॉमन है, ह्यूमन बीइंग से तो झगड़ा वगैरह होगा कि अरे मैं इतना 3 महीना तेरे लिए वेट किया, बिल लिख के दिया था, तो भी तू ऐसे कैसे बोलता है कि पैसा नहीं है वगैरह, ठीक है? तो बी उसे रिक्वेस्ट करेगा कि देख मेरे पास अभी पैसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दे वगैरह। या तो अगर उसको पैसा डुबाने का ही इरादा है तो वो तुरंत बोलेगा कि तुझे जो करना है कर, मैं पैसा नहीं दूंगा, ठीक है? चाहे जो भी रीजन है, वो रिक्वेस्ट से बात करे या दादागिरी करके बात करे, ठीक है, या फिर रोए या कुछ भी करे। लीगल केस में क्या होता है कि ए को बी पे केस डालना पड़ेगा कोर्ट में, और कोर्ट में जब ये केस स्टार्ट होगा तो कोर्ट ए को पूछेगा कि तू ड्यू डेट पे गया था उसके पास? ए बोलेगा कि हाँ मैं गया था।
कितने बजे गया था? तो बोलेगा मैं 10 बजे सुबह गया था। उसने पैसा दिया क्या? ए बोलता है कि नहीं दिया। क्या बोला वो? तो बोलेगा कि तुझे जो करना है कर, मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, अभी कोर्ट बी को भी पूछेगा कि ये ड्यू डेट पे तेरे पास आया था क्या? अगर वो बोलता है कि नहीं वो तो नहीं आया था, झूठ बोल रहा है वो मेरे घर पे आया ही नहीं है, मैंने उस दिन पैसा रेडी रखा था, वो आया ही नहीं, अभी मेरा खर्चा हो गया और बाद में ये ऐसा नाटक कर रहा है। ठीक है, तो ए प्रूव कैसे करेगा कि नहीं ये जो बी कोर्ट में ऐसा झूठा झूठा बोल रहा है, तो उस पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो इसके लिए अपने लीगल सिस्टम में एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं नोटरी करवाना। नोटरी करवाना। तो नोटरी बेसिकली क्या रहता है कि जो एडवोकेट्स रहते हैं कोर्ट के, ठीक है, वो एडवोकेट्स नोटरी का फैसिलिटी कोर्ट को अप्लाई करते हैं कि हम लोग को नोटरी करने का काम अलाउ किया जाए। उसके लिए कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, लेकिन वो जस्ट कोर्ट को अप्लाई करना पड़ता है। तो कोर्ट जो वकील को नोटरी का परमिशन देता है, वो वकील नोटरी का काम कर सकता है। इवन तुम लोग के जो सिटी है, जो जहाँ पे भी तुम लोग रहते हो, वहां पे तो उन्हें बहुत जगह पे देखा रहेगा एडवोकेट हाई कोर्ट एंड नोटरी ऐसा करके लिखा रहता है। एडवोकेट ये सेशंस कोर्ट एंड नोटरी, ओके, तो ऐसा करके वो लिखते हैं। तो नोटरी में बेसिकली होता क्या है, मिस्टर ए जाएगा कोई भी एक नोटरी के पास, यानी कि वो एडवोकेट रहेगा, उसके पास जाएगा, उसको जाके बिल बताएगा कि देखो ये मेरे पास बिल है, आज का ड्यू डेट था, मैं बी के घर पे 10 बजे गया, मैंने पैसा मांगा, उसने मुझे पैसा नहीं दिया और ये आंसर मुझे बोला। ठीक है, तो ये नोटरी एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा। ठीक है, उस पे ए का साइन होगा और वो खुद का साइन करके स्टैम्प मारेगा। नोटरी का खुद का स्टैम्प आता है जो कोर्ट से मिलता है, तो वो स्टैम्प मारेगा। अब ये एक लीगल प्रूफ हो गया कि ए ड्यू डेट पे बी के पास गया था। ठीक है, बी ने पैसा नहीं दिया, तो जब भी कोर्ट में दोनों पार्टीज, जज पूछेगा और बी बोलेगा कि नहीं ये तो मेरे घर पे आया ही नहीं था, तो ऐसे केस पे ए नोटरी का वो जो स्टैम्प पेपर वाला डॉक्यूमेंट है, वो जज को बताएगा कि देखो मैं उसके घर पे जाने के बाद मैं नोटरी के पास गया था, उसने मुझे लिख के दिया है कि नहीं रियल में मैं वहां पे गया था। ठीक है, और उसने मुझे पैसा नहीं दिया। अभी बी कितना भी प्रूफ वगैरह लेके आए, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि ए बी के घर पे गया था। इसके लिए अपने को नोटिंग करवाना पड़ता है। अब एडवोकेट ये लिख के देने का पैसा चार्ज करता है, हर एक एडवोकेट का पैसा अलग अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज तुम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और उसका अगर वॉलेट चोरी हो गया है ट्रेन में, ठीक है, तो अगर वो उतर के पुलिस स्टेशन जाएगा और बोलेगा कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया, तो पुलिस वाले पूछेंगे क्या क्या था वॉलेट में, तो बोलेगा मेरा पैन कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, डेबिट कार्ड था, ठीक है, और सपोज 2,000 रुपया कैश था। तो ये तो मैं कुछ भी मन में आएगा वैसे बोल सकता हूँ कि 2,000 कैश था, 10,000 कैश था वगैरह, वो चोर ने निकाल लिया रहेगा वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए वो पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि तेरे पास ये जो जो डॉक्यूमेंट था उसका नोटरी करवा के लेके आ, एक लीगल प्रूफ। ठीक है, तो अपने को नोटरी के पास जाना पड़ेगा, वहां पे उसको जाके बोलना पड़ेगा कि मेरा वॉलेट चोरी हुआ, तो वो पूछेगा कौन से स्टेशन पे चोरी हुआ, ट्रेन में चढ़ने के टाइम पे हुआ कि ट्रेन में उतरने के टाइम पे हुआ। ठीक है, तो वो सब पूछेगा और वो वहाँ पे पेज पे लिख के देगा, स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा, और उस पर लिस्ट भी बनाएगा कि तुम लोग के वॉलेट में क्या क्या चीजें थी। अगर आगे चल के पुलिस ने इंक्वायरी किया और पता चला कि नहीं मेरे पास उतना 2,000 रुपया कैश था ही नहीं, तो लोग मुझे डंडा मारेंगे कि तूने वो गलत नोटरी क्यों करवाया, यानी कि तू फ्रॉड कर रहा है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो वो एक लीगल प्रूफ मेरे लिए भी है, ठीक है, और पुलिस के लिए भी है, कि अगर मैं बोल रहा कि 2,000 रुपया कैश था, ठीक है, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा कि मैं अपने बात से बाद में घूम नहीं सकता कि नहीं मैंने कहा बोला था 2,000 रुपया कैश है। पॉइंट समझा? ठीक है, तो ये नोटरी प्रैक्टिकल अफेयर बहुत सारे जगह पे करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर अपने घर पे कुछ चोरी होगा, पुलिस कंप्लेंट करवाना है, तो भी नोटरी करवाना पड़ता है। वैसे ही हमें कोर्ट को कुछ अप्लाई करना है, ठीक है, तो वैसे टाइम पे भी वो लोग नोटरी करवाने को बोलते हैं। तो बहुत सारे ओकेशंस पे नोटिंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो ये नोटिंग चार्जेस वो एडवोकेट ने 500 रुपया सपोज अपने से लिया, तो ये केस में एंट्रीज कैसे आएगा ये अपन कवर करने को ट्राई करते हैं। चलो, सबसे पहले ड्यू डेट पे
अगर बिल मैंने रिटर्न किया है तो मैं खुद जाऊंगा बी के पास, बिल बताऊंगा, पैसा मांगूंगा। अगर उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं जाऊंगा नोटरी के पास, 500 रुपया उसे दूंगा और स्टैम्प पेपर पे लिखवा दूंगा। तो ऐसे केस में मैं एंट्री पास करता हूँ, बिल्स मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये नोटिंग चार्जेस के लिए बैंक लिख रहा हूं मैं। कैश या बैंक जो भी है, कैश लिखा तो भी चलेगा, तो कैश अकाउंट फॉर नोटिंग चार्जेस। अभी देखो, मुझे 15,000 रुपया बिल का लेना था, 500 रुपये का मैंने नोटिंग चार्जेस पे किया, तो कैश गोज आउट है, मेरा बिल कैंसिल हो रहा है। एक बार बिल डिसऑनर हुआ या ऑनर हुआ, दोनों किस पे वो बिल कैंसिल हो गए। तो बिल कैंसिल हो जाने के बिल गोज आउट है, 15,000 का बिल गया, 500 रुपया मुझे वकील को देना पड़ा, ठीक है, तो वो कैश गोज आउट है। तो मैं जब भी बी से पैसा रिसीव करूंगा फ्यूचर में, जब भी कोर्ट में कुछ होगा या फिर बी खुद चल के मुझे पैसा देने को आएगा, तभी मैं उससे 15,500 रुपया लूंगा। 500 रुपये भी मैं उससे ही रिकवर करूंगा, बोलूंगा कि तूने मुझे ड्यू डेट पे बिल का पैसा नहीं दिया, इसके लिए मेरा 500 रुपये का खर्चा हो गया, अब ये तू ही पे कर। तो मैं टोटल 15,500 रुपया उससे रिसीव करूंगा। समझ में आ रहा है एवरीवन एंट्री? यस सर। ओके, मीनिंग ये हुआ कि जब भी अपन बी को डेबिट करें ना, तो बी अपना वापस डेटर बन गया, ठीक है। पहले हमने उसका अकाउंट को क्लोज कर दिया था, बी डेबिट था, बी क्रेडिट था, तो उसका अकाउंट क्लोज हो गया था, ठीक है, और वो पैसा अपने को बिल्स रिसेबल से मिलने वाला था। अभी बिल्स रिसेबल भी कैंसिल हो गया, तो अपन वापस बी के नाम पे अकाउंट को नया क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे वापस बी के नाम का अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी बी वापस अपना डेटर है, उसका नाम डेटर्स की लिस्ट पे डाला जाएगा, लेकिन 15,500 रुपये उससे रिसीव करना। क्लियर है क्या सभी को? एवरीवन? यस सर। बाकी लोग समझा कि नहीं? समझा सर। जस्ट अ मिनट। वॉइस आ रहा है क्या मेरा क्लियर? यस सर। वॉइस आ रहा है मेरा क्लियर? कोई कुछ बोलो ना, आवाज आ रहा है क्या बराबर? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना? क्लियर है ना? कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है ना? नहीं। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट केस के जहाँ पे बिल इज रिटेन्ड। अगर बिल मैंने अपने पास ही रखा था तो वो केस पे क्या होगा? अभी सेकंड केस, अगर बिल मैंने सी को दिया था, तो जो बी के घर पे जाता है ना, ठीक है, वो अगर पैसा नहीं देगा तो वो जाके नोटिंग करवाता है,
ठीक है, तो पहले केस में बिल मेरे पास था, तो मैं बी के घर पे गया, उसे पैसा नहीं दिया तो मैंने नोटिंग करवाया। सेकंड केस में बी के घर पे कौन जाएगा, ए या सी? ड्यू डेट पे बी के घर पे कौन जाएगा, ए जाएगा कि सी जाएगा? सी जाएगा। सी जाएगा, ठीक है। तो अगर सी जाएगा तो नोटिंग चार्जेस भी कौन पे करेगा, तो सी पे करेगा। अब सी वो नोटिंग चार्जेस किससे रिकवर करेगा, ए से। ए से। ए किससे रिकवर करेगा, बी से। बी से, क्योंकि अल्टीमेटली जिसने मिस्टेक किया है वो बी है, तो अल्टीमेटली बी को ही पे करना है। तो यहाँ पे एंट्री आएगा मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, सॉरी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सीज अकाउंट। ठीक है, 15,000 प्लस 500। अभी जो कैश पे किया वो फॉर द टाइम बिंग सी ने पे किया है, तो जब भी अपन सी को पैसा देंगे तो वो अपने अपने से 500 रुपया एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो टोटल 15,000 प्लस 500, इतना अमाउंट अपने को सी को देना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले केस में बिल हमने डिस्काउंट किया था, तो ड्यू डेट पे कौन जाएगा, बैंक जाएगा। बैंक। ठीक है, तो अभी बैंक जाएगा तो नोटिंग चार्जेस पहले बैंक पे करेगा, वो किससे रिकवर करेगा, पहले बैंक नोटिंग ए चार्जेस से करेगा। वो ए से रिकवर करेगा, और ए किससे रिकवर करेगा, बी से। बी से। ओके, तो अल्टीमेटली मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, 15,500 बी से रिसीव करना है, और तो बैंक अकाउंट, बैंक अपने पास से टोटल 15,000 प्लस 500 ये रिसीव कर लेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे एंट्री आएगा बी अकाउंट डेबिट, हर केस पे यहाँ पे बी का अकाउंट डेबिट ही होगा, 15,500 से डेबिट होगा। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट क्या होगा वो डिपेंडिंग है कि ट्रांजेक्शन क्या है, रिटेन वाला है, एंडोर्स वाला है, या फिर बैंक डिस्काउंटिंग वाला है। तो यहाँ पे अगर रिटेन वाला रहेगा तो बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्स वाला रहेगा तो मिस्टर सी, एंडोर्स सी का नाम, डिस्काउंटिंग वाला रहेगा तो बैंक, उसको अपने को 15,500 इमीडिएटली देना पड़ेगा। और लास्ट वाला केस रहेगा तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 15,500 टू बैंक फॉर कलेक्शन 15,000 टू बैंक अकाउंट 500। अब यहाँ पे बैंक ने कुछ एडवांस दिया नहीं था हम लोग को, सिर्फ हमने उसको बिल दिया था कि जा ये बी के पास से कलेक्ट करके लेके आ। तो बैंक फॉर कलेक्शन 15,000 का है वो कैंसिल होगा, और बैंक अपने से अलग से 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का ले लेगा, जो पहले बैंक पे करेगा अपने से वो रिकवर करेगा। ठीक है, यहाँ तक चार ट्रांजैक्शन समझ में आया सभी को? एवरीवन? हाँ सर। ओके, वॉइस अभी clear आ रहा है ना? एवरीवन वॉइस आ रहा है ना? सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है क्या?
मुझे अभी देखो, अभी क्लियर है वॉइस? हाँ सर। चल, अभी ये हर एक केस में ड्रॉवी एंट्री क्या पास करेगा? तो ड्रॉवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए पैसा लेने को आया था, सी लेने को आया था या बैंक लेने को आया था। हर एक केस में ड्रॉवी का एंट्री सेम ही रहेगा। वो एंट्री लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट टू सॉरी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। बिल 15,000 का था, 500 रुपए का नोटिंग चार्जेस उसको पे करना है। अभी टोटल जो एक्सपेंस होगा वो 15,500 का होगा, यानी कि टोटल जो अमाउंट पेएबल है वो 15,500 हो जाएगा। तो 15,000 बिल का, 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का, टोटल मिला के 15,500 हम लोग को पे करना है। तो कोई भी केस हो, ठीक है, चारों केस में जो एंट्री अपन पास करेंगे वो यही रहेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बिल डिस्काउंटेड था, बैंक फॉर कलेक्शन था, एंडोस था या रिटेन था। चारों केस उसका एंट्री सेम है। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। चलो, अभी यहां से अपन थोड़ा सा ट्रांजेक्शन को और आगे लेके जाएंगे। तो ऐसे स्टोरी अपन इमेजिन करते हैं कि ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, ठीक है, या तो बिल उसे एंडोस किया, डिस्काउंट किया, रिटेन किया, कुछ तो उसे किया रहेगा। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गए, तो आगे क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे केस में आगे बी रिक्वेस्ट करेगा ए को कि तू मेरे ऊपर कोर्ट में केस मत कर, तेरा भी खर्चा होगा, मेरा भी खर्चा होगा, ठीक है, तो कोर्ट पे मत जा, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दे, ठीक है, एक नया बिल ड्रॉ कर और वो नए बिल में एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, और उस पर चाहे तो तू इंटरेस्ट भी चार्ज कर, विथ इंटरेस्ट में पैसा देने को तैयार हूं, ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर कोर्ट में केस मत कर, ठीक है। तो अगर ए एग्री हो गया तो देखिए ठीक है, चलो एक और मौका दे के देखते हैं इसको। तो सपोज 1 महीने का नया बिल बनाया या 2 महीने का एक नया बिल बनाया, ठीक है, तो वो नए बिल में वो 15,000 पहले बिल का, 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का, और ये जो टोटल अमाउंट है 15,500, उसके ऊपर 1 या 2 महीने का जो भी नया बिल का टाइम पीरियड है उतने टाइम का इंटरेस्ट, ये तीनों को ऐड करके वो एक नया बिल बनाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, 15,000 रुपया ओरिजिनल बिल का, ठीक है, दूसरा 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का, तीसरा जो टोटल अमाउंट होगा 15,500, अगर सपोज नया बिल 2 महीने का है तो 2 महीने के बाद पैसा आएगा तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट वो ऐड करेगा, और जो टोटल अमाउंट आएगा वो टोटल अमाउंट का वो एक नया बिल वो उसके ऊपर ड्रॉ करेगा। समझ में आया क्या क्या हो रहा है एवरीवन? हाँ सर। ओके, बाकी लोग समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। चलो, तो पहला चार्ज इंटरेस्ट फॉर न्यू बिल, नए बिल बनाने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है।
एंट्री आएगा मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, बी के लिए वो एक्सपेंस है, ए के लिए इनकम है, इसके लिए अपन उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो 15,500 पे लेट अस एज्यूम कि 10% का इंटरेस्ट 2 महीने के लिए अपन चार्ज करेंगे। ठीक है, ये पूरा एज्यूम नंबर है। तो 15,500 इंटू 10% 2 मंथ्स, तो 2/12, तो ये हो रहा है 258 रुपीज का इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे। ठीक है, यही एंट्री ये एग्जैक्टली रिवर्स लिखेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट $258। ठीक है, नेक्स्ट न्यू बिल ड्रॉ होगा, न्यू बिल ड्रॉन। ठीक है, तो एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। टोटल कितने अमाउंट का बिल बनेगा? तो टोटल बनेगा 15,000 प्लस 500 नोटिंग चार्जेस का प्लस 258 इंटरेस्ट का। ठीक है, 15,758 का बिल बनेगा। और ये एंट्री लिखेगा एग्जैक्टली रिवर्स, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,758। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ए जब भी बी रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि नहीं मेरे पास अभी पैसा नहीं है वगैरह, तो ए बोलेगा कितना है पैसा तेरे पास बोल, तो देखिए मेरे पास अभी 5,000 है। देखा ठीक है 5,000, तो 5,000 पहले दे वो, जो बाकी का अमाउंट है वो मैं नया बिल बनाता हूँ। तो अगर टोटल 15,758 रिसीव करना है और उसमें से सपोज उसने 5,000 रुपया पहले ही दे दिया, ठीक है, पार्ट पेमेंट, अगर उसे दे दिया पार्ट पेमेंट बाय मिस्टर बी, तो ऐसे केस पे जितना पैसा मिल रहा है ना उसका एंट्री लिख देने का, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। सपोज 5,000 रुपया अगर उसे दे दिया, ठीक है, तो वो एंट्री लिख दो। इससे ऑपोजिट यहाँ पे आएगा, मिस्टर ए रिसीवर है तो मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो 5,000 रुपीज अपने को दे रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये केस में बिल का अमाउंट कितना आएगा? अभी बिल 15,758 का नहीं हो सकता। अगर उसे 5,000 रुपया दे दिया फ्लैट, तभी बिल कितने का आएगा? $15,000 पूरा या 15,000 माइनस 5,000? क्या बोलते हो? -5,000 ना। माइनस 5,000, 5,000 मिल गया ना, तो वो क्यों बिल में ऐड कर दो? तो यहाँ से 5,000 रुपया निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम। आएगा समझ में? तो सम पे डिपेंड है, अगर पार्ट पेमेंट बोला तो उसका एंट्री लिखने का, पार्ट पेमेंट के बारे में नहीं बताया तो उसका एंट्री नहीं आएगा, डायरेक्टली जो भी सर अमाउंट पार्ट ऐड पेमेंट कर देने का। पार्ट पेमेंट अगर तुरंत दे रहा है सेम डे पे मतलब, तो वो बोल सकता है ना मेरे ये 5 पे इंटरेस्ट मत लगा। बराबर, तो वो केस पे तो वो 10,500 पे इंटरेस्ट आएगा, 10,500 पे। तो वो इवन कभी मतलब कभार ऐसा भी होता है कि बोलेगा कि 5,000 प्लस जितना इंटरेस्ट है उतना मैं दे रहता हूँ अभी, तो अपन क्या करेंगे, 5 तो इमीडिएट मिल रहा है, तो अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10,000 पे, 10,000 पे 10% 2 मंथ्स के लिए, 10,500 पे 10% 2 मंथ्स के लिए 175 का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
ये केस में अगर वो बोलता है कि मैं इंटरेस्ट भी अभी दे देता हूँ, ठीक है, तो वो देगा 5175, 5000 प्लस 175, तो उतना अमाउंट यहाँ पे कम हो जाएगा, उसे 5175 पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे लेना पड़ेगा 175, नया जो अमाउंट है वो, तो अपने को नया बिल का अमाउंट मिलेगा 15,000 प्लस 500 प्लस 175, उसमें 5175 उसे पे कर दिया, तो 10,500 का नया बिल बनेगा। अगर वो बोलता है कि मैं नोटिंग चार्जेस का भी अभी पे कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास उतना कैश है, तो वो क्या करेगा, 5,000 प्लस 500 रुपया नोटिंग का प्लस 175 इंटरेस्ट का, ठीक है। इंटरेस्ट अभी चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट अभी कितना आएगा, तो 10,500 की जगह पे 500 रुपया वो इमीडिएटली पे कर रहा है, तो फिर 10,000 पे 10% इंटरेस्ट आएगा, तो वो आएगा 167, ठीक है। तो ये केस में वो 5,000 रुपया प्लस 500 रुपया नोटिंग प्लस 167 इंटरेस्ट का वो पे कर देगा, 5,000 प्लस 500 प्लस 167, ठीक है। तो 5167 वो पे करेगा, तो ये केस में नए बिल का अमाउंट कितना आएगा मुझे बताओ। 15,000 प्लस 500 प्लस 167, कितना अमाउंट पे करना था, उसमें से वो 5667 पे कर रहा है, 15,000 प्लस 500 प्लस 167, उसमें 5667 उसे पे कर दिया, तो 10,000 का नया बिल आएगा। तो वो क्या क्या पे कर रहा है ये सब क्लियरली बताएगा कि वो 5,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्जेस वगैरह पे कर रहा है, तो जितना पे किया उतना तो लोग फ्लैट यहाँ पे माइनस कर दो, नए बिल का अमाउंट आ जाएगा। कुछ आया क्या समझ में एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन वर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन तुम लोग ये एंट्री पास करोगे, तो इसको पहले लिखना है पार्ट पेमेंट को, बाद में ये न्यू बिल का एंट्री आएगा, ठीक है। तो ये 3 लाइन, ठीक है, पहले पार्ट पेमेंट का एंट्री, बाद में न्यू बिल का एंट्री मिलेगा। अभी न्यू बिल का वापस वही 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो वो रिटर्न होगा, या तो वो डिस्काउंट करेगा, एंडोर्स करेगा, ए के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, वापस उस पे या तो वो ऑनर होगा या तो वो डिसऑनर होगा, ठीक है। तो वही 2 ऑप्शन वापस क्रिएट हो गए, ठीक है। तो ये है बेसिक ओवरऑल एंट्रीज जिसके ऊपर पूरा चैप्टर घूमते रहेगा। कुछ और भी ट्रांजेक्शन है जैसे रिटायरमेंट और बिल करके है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी करके एक पार्ट आएगा, वो सब पार्ट यहाँ पे अपना सीखना बाकी है। पहले तुम लोग को एक काम में दे रहा हूँ, काम ये है कि मैं तुम लोग को ये एक्सेल फाइल तुम लोग को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग को ये एंट्रीज को अपने नोटबुक में प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। और सबसे मेन काम, ये जो एंट्रीज है उसको लर्न भी करना है, सीखना भी है, याद भी करना है, मेमोराइज भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ तक का एंट्रीज तुम लोग को पूछूंगा, और वो एंट्रीज तुम लोग को आने के बाद ही मैं आगे का पार्ट सिखाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले तुम लोग का ये एंट्रीज तुम लोग के बुक में लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, और ये पूरा मेमोराइज्ड रहना चाहिए विथ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ बाय हार्ट नहीं करना है, इसका लॉजिक भी तुम लोग को प्रॉपरली समझ के रखना है कि हर एक एंट्री का क्या लॉजिक है। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके चलो, तो अभी आज के लिए आप ही में रुक जाता हूँ, ये फाइल में अभी दोनों को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि एंट्रीज को प्रॉपरली लिखने के साथ साथ मेमोराइज भी करो और अंडरस्टैंड भी करो।